ठीक है, तो एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा, 1 × 10⁻⁸ हो जाएगा। उसका हाफ कितना होता है, व्हाट इज द हाफ ऑफ इट? हाफ इंटू 10⁻⁸, यहाँ पे भी हाफ इंटू 10⁻⁸। तो यहाँ पे कितना चार्ज हो जाएगा, +3/2 इंटू 10⁻⁸। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लेट कौन सी होगी, प्लस होगी। यहाँ पे माइनस हो गया। Now you know the charge, 3/2 into 10⁻⁸। ठीक है ना। तो तुम्हें चार्ज पता है, कैपेसिटेंस पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। चार्ज यू हैव टू ऑलवेज टेक विच इज ऑन द इनसाइड फेस, क्योंकि यही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेगा। बाहर जो चार्ज है वो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इफेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। श्रुति समझ में आ गया? Yes, sir. तुम भी यही कह रही थी कि यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। This only. अच्छा, दिस ओनली, वेरी गुड। अच्छा अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 33 है, करवाना है, किया है किसी ने कि नहीं किया? Yes. हो गया, करवाना है, हाँ। ठीक है। तो ये सेम लॉजिक आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 42 में भी एक्सटेंड करना है। इसको लिख लीजिए। What we have done is that we assume that charge is at the center of an imaginary sphere. This charge q is at the center. Now the energy stored within a radius of r will be because of the electric field presented in this region. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर ली और फिर उसको इंटीग्रेट करके निकाली। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही है, ठीक है। इसमें क्या सिचुएशन दे रखी है, सपोज हो रही है आपका एक मेटल स्फीयर है एट द सेंटर।
ठीक है। तो ये एक मेटल स्फीयर है, ठीक है। मेटल स्फीयर है, इसका मतलब क्या हो गया, चार्ज इसके सरफेस पे लाई करेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो ऐसे लाई करेगा, ठीक है। लेट्स से ये चार्ज है क्यू, ये जो चार्ज है वो क्यू है, ठीक है ना, और इसका रेडियस है आर। और एक इमेजिनरी स्फीयर लिया है आपने जिसका रेडियस है 2r एंड विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द मेटेलिक स्फीयर। ये बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो आपने इमेजिनरी लिया है सरफेस, ठीक है ना, ये एक्चुअली कोई मेटल नहीं है, इट इज नॉट अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट some plate or something, it is just an imaginary surface which encloses a spherical region of radius 2r and it is concentric with the metal sphere. तो मेटल स्फीयर की एक अपनी खुद की सेल्फ एनर्जी है, a q²/2 है। ठीक है ना, वो तुमको पता है, एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था। और जो इस रीजन में, इस रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एक एनर्जी होगी जिसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मूला। Only thing is that now limits will be r to 2r. When you calculate that numerically, and after doing all the calculation, you will get that the two values are equal in magnitude. This is what you are supposed to prove. Okay, so you take another 1 minute and finish it. समझ में आया क्या करना है? चलिए next. This is a very simple problem, 43. Now let's do 44. A parallel plate capacitor having plate area 20 centimeters square and separation between the plates is 1 mm is connected to a battery of 12 volt. The plates are pulled apart to increase the separation to 2 mm. Calculate the charge flown through the circuit during the process. So let us try to understand what is given. ठीक है, तो आपको एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इसी का एरिया बढ़ा दिया, सॉरी इसका डिस्टेंस आपने बढ़ा दिया, डबल कर दिया बाय पुलिंग द प्लेट्स अपार्ट। प्लेट्स कहाँ पे है इसमें, ये प्लेट है, ये प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है,
ठीक है, और पहले ये कहाँ पे थी? पहले इधर थी। बात समझ में आ रही है? तो पहले डिस्टेंस था 1 mm, पहले डिस्टेंस था 1 mm, अब डिस्टेंस हो गया 2 mm। ठीक है ना? तो बेसिकली इससे क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा? कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। क्या होगा? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस पहले d था, अब 2d हो गया। पहले कैपेसिटेंस c था, अब कैपेसिटेंस c/2 हो जाएगा। क्यों? बिकॉज कैपेसिटेंस इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट a/d। तो d को तुम ट्वाइस करोगे तो तुम्हारा कैपेसिटेंस, ठीक है। बट तुमने क्या किया है सिचुएशन के अंदर? बैटरी अभी भी कनेक्टेड रखी है। The battery of 12 volt is still connected. Distance is given to you. 1 mm था पहले, अब 2 mm हो गया। ठीक है ना? तो मैं इसको अभी डेल्टा वी ही मानता हूँ, और एरिया भी दे रखा है तुमको, तो यू नो दी कैपेसिटेंस। ठीक है ना? इनको क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है, इनको डिस्टेंस d दे रखा है, d एंड दिस इज 2d एंड दिस इज योर डेल्टा वी। आगे बात समझ में? तो और एवरीथिंग इज गिवन टू यू। नाउ फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो अब क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? चार्ज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? पहले चार्ज Q0 था, दैट वाज इक्वल टू C डेल्टा V। अब C की वैल्यू हाफ हो गई है, तो न्यू चार्ज विल बी C/2 डेल्टा V विच इज Q0/2। तो प्लेट्स पे चार्ज पहले Q0 था, प्लस एंड माइनस, अब प्लस Q0/2 एंड माइनस Q0/2 हो गया। सारी बात समझ में? तो चार्ज कम हो गया इसके अंदर। तो जब तुमने इसको सेपरेट किया होगा, चार्ज फ्लो करके जाएगा बैटरी के थ्रू। तो सपोज करो यहाँ पे तुम्हारी बैटरी है, अरे बात समझ में? यहाँ तुम्हारी बैटरी है, यहाँ तुमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। तो लेकर से ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो Q0 से Q0/2 जब चार्ज रिड्यूस होगा तो यहाँ से चार्ज कितना फ्लो करके जाएगा? Q0/2 चार्ज फ्लो करके जाएगा इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द टू प्लेट्स। ये बात समझ में आ रही है? और ये चार्ज फ्लो कर रहा है फ्रॉम व्हाट? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यस और नो? दिस चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है? तो when charge moves from higher potential to lower potential, its energy decreases. That energy will be not
dissipated, it will be stored as the केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी, बैटरी में वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका ए पार्ट बी पार्ट आ जाएगा इससे। हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस, कैलकुलेट द स्टोर्ड एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसेस, वो भी निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में पहले एनर्जी कितनी थी, हाफ सी डेल्टा वी स्क्वायर, अब कितनी हो गई, हाफ सी बाई टू डेल्टा वी स्क्वायर, आधी हो गई, ठीक है ना। तो कैलकुलेट कर सकते हो उसको भी यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या था, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, याद है हमने डिराइव किया था ये अभी, आई थिंक 2 days बैक। So using the expression for the force between the plates, find the work done by the person pulling the plates apart. Show and justify that no heat is produced during this transfer as separation is increased. So अब जब तुम इसको सेपरेट करोगे ना प्लेट्स को, तो उसने जो टोटल वर्क किया होगा वो कैलकुलेट कर सकते हो तुम, है ना। तो तुम ऐसा अज्यूम करो कि जो एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट जो प्लेट्स को सेपरेट कर रहा है, उसका फोर्स का एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है, क्यू स्क्वायर बाय टू ए एप्सिलॉन नॉट, राइट। सही है ना, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इस फोर्स को अगर तुम डिस्टेंस डी से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब प्लेट प्लेट के बीच में जो सेपरेशन पहले डी था अब 2D हो गया, तो उसने कितना वर्क किया होगा, कितना किया होगा, ये वर्क डन will be the change in the potential energy of the battery and change in potential energy of the capacitor। तो कैपेसिटर में जो चेंज है वो तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इधर से डेल्टा यू, ठीक है। जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड इन दी बैटरी। तो डी और सी पार्ट में जो रिलेशन आ रहा है वो इसके बराबर आएगा, दैट इज व्हाट इट वांट्स, इट इंटेंड्स यू टू डू, ठीक है। इसको लिख लो।
A 5 microfarad capacitor is charged to 12 volt. The positive plate of this capacitor is now connected to the negative terminal of a 12 volt battery and vice versa. Calculate the heat developed in the conducting wires. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होने वाला है आप देखिए. Just hold on, let me make the diagram first. तो सपोज करो ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ठीक है ना, और इसको तुमने चार्ज किया. चार्ज किया इस तरह से किया कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था. फिर बाद में तुमने जब इसको सेम 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया, ठीक है ना, तो पहले चार्ज कितना था, क्यू नॉट. इट वॉज इक्वल टू सी वी. सी और वी की वैल्यू हमको दे रखी है इन दी प्रॉब्लम. दिस इज सी एंड दिस इज वी. तो हमारा क्यू नॉट ये है. और जैसे तुम इसको अब अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करोगे तो अब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद में चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सी वी ही रहेगा, बट पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी. अब ये तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले राइट टू लेफ्ट जा रही थी अब लेफ्ट टू राइट जाएगी. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया. तो एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इज स्टिल हाफ सी वी स्क्वायर. इज दैट क्लियर? The energy stored in the in the cell in the capacitor is still half CV square, क्योंकि V भी चेंज नहीं हो रहा है, C भी चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है, ओनली थिंग इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉट चेंज. बट इन द प्रोसेस यहाँ पे पहले प्लस क्यू नॉट चार्ज था, माइनस क्यू नॉट आ गया. तो टोटल चार्ज कितना फ्लो किया होगा यहाँ से, 2 क्यू नॉट. ठीक है, दिस इज योर V. तो ये 2 क्यू नॉट लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जब जाएगा, दैट वर्क हैज टू बी डन बाय द बैटरी. तो वर्क डन बाय द बैटरी will be given by 2q into V. ठीक है, तो बैटरी ने जो वर्क किया इन मूविंग दिस चार्ज 2q नॉट, ठीक है ना, बट कैपेसिटर की एनर्जी तो चेंज नहीं हुई. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी, इट विल स्टिल बी जीरो. यस और नो? क्योंकि इनिशियल और फाइनल एक्सप्रेशन तो सेम है, हाफ सी वी स्क्वायर. तो ये जो इसमें बैटरी ने जो वर्क किया दैट विल बी डिसिपेटेड एज हीट. इज इट क्लियर?
ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है. The separation between the plates of a parallel plate capacitor is 0.5 and its plate area is 100 centimeters square. A 0.4 centimeter thick plate is inserted into the gap with its faces parallel to the plates. तो इसमें सिचुएशन क्या पहले वो हम देख लेते हैं. ये आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का रीजन है और इस सेम रीजन में आपने एक मेटालिक प्लेट यहाँ पे इंसर्ट कर दी है. ठीक है, तो व्हाट हैव यू डन इज यू हैव इंसर्टेड अ मेटालिक प्लेट. मेटालिक प्लेट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है ना. तो ये मेटालिक प्लेट आ गई इसके अंदर. ठीक है, अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इन्फिनिटी. और यहाँ पे लेटर से प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी और यहाँ पे माइनस सिग्मा थी, तो यहाँ पे भी प्लस सॉरी तो यहाँ पे माइनस कुछ आ जाएगा, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. दिस इज सिग्मा इंड्यूस एंड दिस इज माइनस सिग्मा इंड्यूस. ठीक है ना. तो वी नो दैट सिग्मा इंड्यूस्ड इन द केस ऑफ k इक्वल टू इंफिनिटी इज सेम एज सिग्मा ऑफ द प्लेट्स. ठीक है ना. दिस वी हैड डन जस्ट 2 days बाद. तो हमको अगर ये पता है सिग्मा ये इसके बराबर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस रीजन में वो तो जीरो है. ठीक है ना. तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. एक कैपेसिटर इधर है, ये कैपेसिटर का एक रीजन और एक कैपेसिटर का रीजन इधर है. ठीक है ना. और इन दोनों के बीच में कंडक्टिंग प्लेट है विच इज एज गुड एज हैविंग अ कंडक्टिंग वायर. आ रही बात समझ में? तो ये दोनों के दोनों अब इधर आ गए. अब ये डिस्टेंस तुम्हारा लेटर से x है और ये डिस्टेंस तुम्हारा y है. ठीक है, ये डिस्टेंस तुम्हारा टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, लेट से ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस है लेटर से थिकनेस t. ठीक है ना. तो अब जो कैपेसिटेंस आएगी फर्स्ट रीजन की, इसकी कैपेसिटेंस C1 है मान लो और इसकी कैपेसिटेंस C2 है. ठीक है ना. तो तुम इसका कैपेसिटेंस निकालोगे तो 1/c इक्विवेलेंट will be epsilon naught a by x plus epsilon naught a by y. तो जो c इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा epsilon naught a upon x plus y which is independent of the position x and y because this can be written as x epsilon naught a b minus t भी लिख सकते हो इसको. तो इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर दूं लेफ्ट में राइट में, इट डजंट मैटर. अंडरस्टूड द लॉजिक? So with this